11th, हाउ विल यू शो दैट इलेक्ट्रिक चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, आप किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। तो देखो, तो अपन ने पहले इस चैप्टर के स्टार्टिंग में एक प्रैक्टिकल किए थे कुछ, ठीक है। हमने क्या ली थी, ग्लास रॉड ली थी, ग्लास रॉड, कांच की छड़। इसको किसके साथ रगड़ा हमने, कांच की छड़ के साथ ही रगड़ा, लेकिन एक ध्यान रखना है, स्टैंड पे लटका के रखना है इसको, इंसुलेटेड स्टैंड पे, ठीक है, सुचालक स्टैंड पे। ये भी कांच की छड़ है, ग्लास रॉड है। इन दोनों को जब हमने रगड़ा पेटीज स्पेशल रब्ड किया, तो कौन से चार्ज आ गए, प्लस प्लस के। क्यों, क्योंकि ये दूर हटने लगी आपस से, बैठ गया। फिर हमने किसको रगड़ा, एबोनाइट को रगड़ा, एबोनाइट की छड़ को रगड़ा, ये दो छड़ें थी, इनको रगड़ा, तो ये भी दूर दूर भागने लगी थी, ठीक है। तो ये भी दूर भाग रही थी, ये भी दूर भाग रही थी। थेल्स ने कहा ये तो बहुत ही अच्छा काम, दोनों वेरी गुड, दोनों दूर भाग रही हैं, तो कोई टेंशन ही नहीं है जब दोनों दूर भाग रही है। तो फिर उन्होंने क्या किया, एक तो कांच की छड़ ली, ग्लास रॉड, और एक एबोनाइट की ले ली। समझ में आ रहा है ना, अब एबोनाइट लिया, अब इन दोनों को क्या किया, रगड़ा, रब्ड किया। तभी क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी, आकर्षित कर रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा था, रेपेल हो रहा था, प्रतिकर्षण, कर्षण। यहाँ पे क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण हो रहा था, ठीक है। प्रतिकर्षण कब होता है, जब सेम चार्जेस हो। यहाँ पे भी सेम चार्जेस, यहाँ पे भी सेम चार्जेस। तो यहाँ तक तो अभी तक तो ठीक है, क्या पता चल गया कि ये प्लस प्लस है, इसका मतलब ये दूर भाग रहे हैं, तो इसका मतलब एक कोई नेगेटिव है, इसका मतलब ये नेगेटिव है, ये लो अब लगाता हूँ, और ये पॉजिटिव है। अच्छा, ये एबोनाइट की नेगेटिव क्यों हुई, तो ये वापस से सुन लो, पहले भी बता चुका हूँ कई बार कि अब दो बच्चे पैदा हो गए, एक तो कांच की छड़ ग्लास रॉड और एक एबोनाइट, ये दो बच्चे पैदा हुए हैं। अपनी मर्जी से उन्होंने अपने नाम दिए थे इन्होंने, कि कांच की छड़ को हमेशा के लिए उन्होंने बोल दिया पॉजिटिव, और एबोनाइट वाली को हमेशा उन्होंने बोल दिया नेगेटिव, ऋणात्मक है वो, नेगेटिव ऋणात्मक। समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या किया, अब कांच की छड़ देखो प्लस आ गई, ये कांच की छड़ है, मैं प्लस लेते ही अब ऑटोमेटिक समझ आना, ये कांच की छड़ है, ग्लास रॉड है। इसको किसके साथ रगड़ा, सिल्क, रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा, तो रेशम का कपड़ा कैसा हो गया, माइनस हो गया। कैसे पता चला माइनस है, अब इस रेशम के कपड़े को एबोनाइट के साथ रगड़ के देखते हैं, क्योंकि एबोनाइट क्या है, माइनस का है, ये एबोनाइट माइनस का है, और ये रेशम का कपड़ा भी माइनस का है। ये दोनों को रगड़ेंगे, ये दोनों वापस दूर भागेंगे। तो यहाँ से पता चलता है ना कि दोनों क्या है, चार्जेस कितने टाइप के हुए, दो टाइप की तो है, तीसरा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ, ये तो प्लस हुआ और या फिर माइनस। इससे अच्छा मेरे हिसाब से समझ भी नहीं सकता। तो ये चैप्टर के बिल्कुल ओरिजिन में है, स्टार्टिंग में है, उत्पत्ति, जहाँ पे चैप्टर ने चैप्टर स्टार्टिंग किया था। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखो क्या कह रहा है, व्हाट डज Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू 0 इन रेफरेंस टू चार्जेस। आवेशों के संदर्भ में Q1 प्लस Q2 क्या सूचित करता है। तो और तो कुछ हमारे पास में है नहीं, ये तो एक हमें समीकरण दिख रही, इक्वेशन है ना। तो इक्वेशन को करके देखते हैं सॉल्व। Q1 बराबर उधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस Q2, क्योंकि उधर 0 था, ये Q2 इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अगर कोई इसको नहीं करना चाहे, Q1 को उधर भेजना चाहे, भेज सकता है। ये लो, Q2 इधर ही पड़ा है, Q1 को मैं उधर लेके जा रहा हूँ। क्या समझ में आया, ढंग से देखो, Q1 और Q2 के बीच में बराबर आ रहा है, विच मीन्स ये तो पता चल गया कि मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, परिमाण समान है, पर प्रकृति कैसी है, विपरीत है। देखो Q1 तो प्लस का है, इधर Q2 प्लस का, इन दोनों की बात करें, एक प्लस का और एक, परंतु विपरीत प्रकृति के हैं, प्रकृति के हैं, के आवेश हैं। यहाँ पे क्या लिखना, आवेश परिमाण में समान है परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। इसके लिए भी सेम ही है ना, और कुछ है ही नहीं चीज़। ये देखो Q2 और Q1 बराबर होंगे क्योंकि बीच में बराबर का साइन है, ये ना। और Q1 और Q2 की विपरीत प्रकृति होगी, अपोजिट इन नेचर, बट दे आर ऑपोजिट इन नेचर, इन नेचर। समझ में आ गया, क्योंकि ये माइनस का है और दूसरा प्लस का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाइपोल इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, शो दैट इट विल नॉट हैव अ ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन समझते हो, लीनियर मोशन,
ट्रांसलेटरी मोशन का दूसरा नाम है लीनियर मोशन। स्थानांतरण गति का मतलब होता है सरल रेखीय गति, ठीक है ना, सरल रेखीय गति। स्थानांतरण मतलब जैसे देखो सरल रेखीय गति, मान लो ये सड़क है, ये कार है मेरी, अब ये कार थोड़ी देर बाद में यहीं आ गई, सीधी सीधी चल रही, ये कार थोड़ी देर इधर आ गई, ये कार थोड़ी देर बाद इधर आ गई, ये कार थोड़ी देर बाद इधर आ गई, समझ में आ गया, यानी ये कार आगे बढ़ रही है, ठीक है। ये लीनियर मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन है। अगर सीधी सीधी बात कर रहा हूँ मैंने सड़क सीधी बनाई है, ये ध्यान रखना। तो कह रहा है कि ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल पड़ा है। कार में तो हुआ लेकिन डाइपोल में नहीं हुआ, तो देखते हैं क्यों नहीं होता, समझते हैं। बाद में डेफिनेशन तो तुम यहाँ से लिख ही सकते हो, मैंने लिखी हुई यहाँ पे बना देता हूँ मैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी समान विद्युत क्षेत्र बना दिया मैंने, ये लो, ये समान विद्युत क्षेत्र, ये मेरा डाइपोल पड़ा हुआ है यहाँ पे। डाइपोल क्या होता है, द्विध्रुव क्या होता है, -q और +q चार्ज। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो ये वाला फोर्स किधर मारेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मारता है, क्योंकि माइनस वाला आवेश जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत मारता है। कितना बल लगेगा, QE। ये इधर बल मारेगा, कितना मारेगा, QE। अब समझना ढंग से, हाँ, इस डाइपोल को भूल जाओ, कार को ध्यान रखो, ये रहा कार, ठीक है। एक बंदा इधर फोर्स मार रहा है 5 न्यूटन का, एक बंदा इधर फोर्स मार रहा है 5 न्यूटन का। क्या कार हिलेगी, क्या आगे बढ़ेगी, क्या इस दिशा में या इस दिशा में जाएगी क्या कार? फोर्स कितना लग रहा है, 5 न्यूटन 5 न्यूटन, यानी परिमाण सेम है, समझ में आया? तो नहीं लगेगा, यानी फोर्स इधर भी इतना ही लग रहा है, इधर भी इतना ही लग रहा है। इधर QE कितना है, जितना होगा मान लो, कुछ भी सेम है, लेकिन ये हम जानते हैं QE = QE, क्योंकि ये वाला जो मार रहा है वही ये मार रहा है। 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा, 5 न्यूटन का इधर, कार हिलेगी? नहीं हिलेगी। वैसे ही ये डाइपोल भी नहीं हिलेगा, इसमें कोई गति नहीं होगी, F = 0 होगा। समझ में आया भाई? देखो फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है कि नहीं लग रहा, 5 न्यूटन 5 न्यूटन, तो F1 - F2 = 0, 5 न्यूटन और -5 न्यूटन। भाई दोनों प्लस के मारे तो मैंने दोनों प्लस के लिए, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में तो माइनस का साइन तो यूज़ करेंगे ना, ये माइनस का साइन, और ये प्लस का मार रहा था तो ब्रैकेट में लगा दो प्लस न्यूटन, प्लस माइनस मिलके वापस कितने हो जाएंगे, 5 न्यूटन -5 न्यूटन, कट के क्या है आंसर 0। तो F कितना आ गया, 0, कोई होगा ही नहीं। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल 2 इक्वल फोर्सेस विल एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। विद्युत द्विध्रुव पर समान विद्युत क्षेत्र में दो समान बल लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं, QE, परंतु विपरीत दिशा में लग रहे हैं। ये रहा, विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, जो एक बल आघूर्ण को उत्पन्न करता है। बल आघूर्ण टॉर्क बन सकता है। हाँ, बल आघूर्ण मतलब समझते हो, टॉर्क, बल आघूर्ण टॉर्क बन सकता है, गोल गोल घूम सकती है। ये कार इधर 5 न्यूटन इधर 5 न्यूटन, 0 हो गया ये तो, लेकिन ये कार गोल गोल घूम सकती है, ऐसे 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 ऐसे, आगे नहीं जा सकती। ये देखो आगे जा रही है ना, ऐसे 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 नहीं जाएगी, इसलिए विद्युत द्विध्रुव स्थानांतरण गति का प्रदर्शन नहीं करेगा। देयरफॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल विल नॉट परफॉर्म ट्रांसलेटरी एक्सेलरेटिंग मोशन। वेरी गुड, इतना ही लिखना है। ये सब डायग्राम वगैरह नहीं बनाना, ये तो समझाया हुआ है। चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ा हुआ होता तो आज यहाँ पे इस वीडियो को नहीं खोल रहे होते। सच में मजाक की बात नहीं है, ये सब बहुत छोटी चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। 14th क्वेश्चन कह रहा है अ चार्ज रॉड P अट्रैक्ट अनदर चार्ज रॉड R। अब देखो एक कोई रॉड है P, ये रॉड ले ली मैंने, एक छड़ है कोई P है, और ये मैंने एक R और ले ली, R छड़, ठीक है। क्या कर रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। यानी आकर्षित कब करेंगे, एक प्लस का और दूसरा माइनस का। अगर कोई P को माइनस लेना चाहे ले सकता है, ये दूसरा केस है, ये पहला है, ये दूसरा केस है, दोनों से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रटना नहीं है। इसीलिए मैं दोनों कर रहा हूँ, इसलिए टाइम लगा रहा हूँ, वरना मैं एक ही कर देता। तुम क्या फिर रट लेते हो, बस इसको छाप लो। आकर्षण कब होगा बेटा, जब दोनों चार्ज विपरीत प्रकृति के होंगे, एक प्लस दूसरा माइनस, एक माइनस एक प्लस। आगे देखो क्या था, वाइल इट रिपेल्स अनदर चार्ज रॉड Q, जबकि P द्वारा अन्य आवेशी छड़ Q को प्रतिकर्षित किया जाता है। P Q को क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। तो एक रॉड और ले लेता हूं मैं Q यहाँ पे, एक रॉड में यहाँ Q ले लेता हूं और यहाँ पे, ठीक है। P और Q के बीच में क्या हो रहा है बेटा, रेपेल हो रहा है। P और Q के बीच में ध्यान रखना, ये रहा, P द्वारा अन्य आवेशी छड़ Q को प्रतिकर्षित किया जाता है। प्रतिकर्षित कब होगा, जब समान चार्ज होंगे। तो P के पास प्लस है तो इसके पास भी प्लस, यहाँ P माइनस है तो यहाँ भी Q माइनस, सेम करो, तब ये क्या होंगे, दूर भागेंगे एक दूसरे से। ये लो, ये दोनों दूर भाग रहे हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है,
व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द फोर्स डेवलप्ड बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच में क्या फोर्स लगेगा, क्यू तथा आर के मध्य उत्पन्न बल की प्रकृति क्या होगी, प्रकृति बतानी है। तो प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करेगा, आकर्षित, या माइनस प्लस है, आकर्षित करेगा। आंसर सेम आया कि नहीं आया, चाहे कोई भी लेके चले तो भी अट्रैक्ट करेगा। बस ये लिखना और कुछ भी नहीं लिखना, ये ऐसी रॉड बना देना और इतना ही लिखना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करते हैं 15th। फॉर डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज द टेस्ट चार्ज एम्प्लॉयड शुड बी इनफाइनेटेसिमल वाई डिस्क्राइब, पता नहीं क्या क्वेश्चन। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त परीक्षण आवेश जो होता है अत्यंत सूक्ष्म होना चाहिए। व्याख्या कीजिए कि क्यों। हम लोग परीक्षण चार्ज जो लेते थे ना, F बराबर क्यू नॉट ई, या हम जब ये बनाते थे, ये गोला है, ये चार्ज है, ये चार्ज कोई क्यू है, ठीक है, इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया यहाँ पे, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। बस ये जो ये चार्ज लेते थे ये बहुत छोटा लेते थे, अत्यंत सूक्ष्म होना चाहिए। क्यों, बस ये लिखना जितना यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा कुछ लाइन लिखना। ध्यान रखना, परीक्षण आवेश एक अत्यंत अल्प धन बिंदु आवेश है, धन होता है हमेशा, समझ आ गया, पॉजिटिव होता है। परीक्षण आवेश को हमेशा पॉजिटिव लिया गया है। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड दैट टेस्ट चार्ज हैज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इट्स ओन। यह भी मान लिया गया कि परीक्षण आवेश का अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। इस दुनिया में अगर कोई चार्ज है ये, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र भी होगा, ठीक है। ये Q है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, इन सब के इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र होगा, इसका भी विद्युत क्षेत्र होगा, इसका भी विद्युत क्षेत्र होगा, लेकिन टेस्ट चार्ज ये Q0 इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, बाकी सबके होते हैं। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षण आवेश का अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। जब विद्युत क्षेत्र नहीं होता तो ये किसी दूसरे चार्ज को क्या धकेलेगा, इसको किसी विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसकी उपस्थिति का मूल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब इस चार्ज को, ये टेस्ट चार्ज जो है ये वाला, इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पटक दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पटक दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड है, समान विद्युत क्षेत्र, ये चार्ज को पटक दिया, ये रहा, तो ये इसको कोई अफेक्ट करेगा नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है चार्ज का। बस ये लिखना था, व्याख्या कीजिए क्यों। ऑन प्लेसिंग इट इन इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज नो चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द चार्ज। बैठ गया, ईजी, कुछ भी नहीं। 16th, a copper sphere of 2 grams contains 2 × 10⁻22 atoms. न्यूक्लियस ऑफ ईच एटम हैज़ अ चार्ज 29e। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि 2 ग्राम के तांबे के गोले में 2 × 10⁻22 परमाणु हैं। प्रत्येक परमाणु के नाभिक पर आवेश 29 इलेक्ट्रॉन है, यानी परमाणु उदासीन नहीं है, एटम जो है उदासीन नहीं है, नॉट न्यूट्रल। ये समझ में आई बात, न्यूट्रल क्यों नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर। आगे देखो, Q बराबर कितना है, 2 × 10⁻22 × 29 इलेक्ट्रॉन। ये बैठा। अब फॉर्मूला लगाते हैं, Q बराबर Ne वाला, लेकिन यहाँ पे मैं N1 ले रहा हूँ क्योंकि हमें 2 N निकल के आएंगे, ठीक है। तो Q की वैल्यू क्या है, ये रही, पुट कर दो पूरी ये वाली इसकी जगह। तो Q की वैल्यू डालने पर 2 × 22 × 29 E इज इक्वल्स टू N1 × E। बोलो समझ में आया, E से E कैंसिल आउट हो गया, N1 कितना आया, 29 को 2 से गुणा करो, 30 दूना 60 होते हैं, 29 दूना 58 होते हैं, 58 × 10⁻22। ये पूरा पोर्शन है। हमें कुछ अंश हटाना है इसमें से, कितना अंश हटाना है, ये मतलब जैसे ये पूरा स्फीयर है ना, गोला, ये गोला, इसका इतना सा भाग मान लो हटाया हमने, या कोई इतना सा भाग हटा दिया, ठीक, टुकड़े कर दिए। जैसे देखो मेरी बात सुनो, 9th क्लास में सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि कार्बन 12 को ही लेते थे हम लोग तोलने के लिए, है ना, याद आ रहा है, रिलेटिव मास। ये तरबूज है हमारा, एक टुकड़े में तोड़ा तो 1/12, 2 में तोड़ा 2/12, 3 में तोड़ा तो 3/12। ऐसे ही तो तोला था हमने सारे जितने भी हमारे पीरियडिक टेबल में हैं एलिमेंट्स, तत्व, याद आ रहा है, तरबूज के फिर 12 टुकड़े कर दिए, 4 में बांटो तो 4/12। ये तरबूज पूरा है, 12 12 12 12। ये तोड़ते गए भाई, 2 जने खाने वाले तब ये हिस्सा, 3 जने खाने वाले थे ये 4, तो ऐसे इसको तोड़ना है,
इतना सब। अगला देखते हैं क्या कहता है। ये पहला पोर्शन हो गया, अब दूसरा करके देखते हैं इसी के साथ में। दूसरे में कह रहा है Q बराबर N2 E, क्योंकि हमें N2 निकालना पड़ेगा। निकालें। N2 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q अपॉन E। बोलो, ये E नीचे आ गया Q के, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। N इक्वल्स टू, अब Q, ये वाला Q, ये कितना देर का बेटा, 2 माइक्रोकूलम। 2 माइक्रोकूलम, ये तो है आवेश। क्या होता है 2 यूनिट, क्या होती है, कूलम ही तो होती है आवेश की। Q आवेश है यहाँ पे, 2 माइक्रोकूलम, और माइक्रो में हम लोग लेते नहीं है। 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम। इस Q की वैल्यू यहाँ रख दूँ, ये Q की वैल्यू, ये जो का ये यहाँ पे कितनी, 2 × 10⁻⁻⁶, और ये N2 निकल के आ रहा है हमारा अपॉन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है सबको पता है, 1.6 × 10⁻⁻19। बोलो, समझ में आया। इसको सॉल्व करेंगे तो N2 बराबर आ जाएगा 1.25 × 10⁻19 में से 6 गए तो 13 बचे, और ऊपर चलेगी तो 13। बोलो, आ गया समझ में। ये पार्ट आ गया, अंश आ गया, और ये भी अंश आ गया था। अब क्या करना है, N2 में N1 का भाग देना। अब बोलोगे N1/N2 नहीं किया। अरे यार, कितना कटा है, जितना कटा है वो ऊपर, और टोटल पूरा नीचे ही तो आता है, तभी तो निकालोगे। समझ में आया भाई। लाभ हानि करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस करते थे हम लोग, तो हम बोलते थे 5% मिला तो 5/100 ही तो आता है नीचे, 100/5 थोड़ी आएगा। समझ में आया भाई। कितना कटा हुआ है, वही तो है, इतना कटा हुआ है। टोटल कितना है पूरा, ये रहा टोटल पोर्शन नीचे, तो टोटल नीचे आएगा। तो टोटल कितना है, ये रहा। अच्छा, भाग दे दो। 1.25 × 10⁻13/58 × 10⁻22। देखो बेटा, यहाँ से ये प्रॉफिट एंड लॉस को समझोगे तभी पता चलेगा कि ये ऊपर कटा हुआ क्यों आता है। यहाँ पे देखो, ये जो अभी थोड़ा देर पहले समझाया था कार्बन वाला, ये 1/12 हो गया, 2/12 हो गया। टोटल कितना है, 12। किसका, यहाँ पे क्यों लिया हमने 12, क्यों लिया, क्योंकि कार्बन का जो भार होता था वो 12 होता था, नंबर 6 होता है। तो हमने सबको, जिसको भी तोला ना, हाइड्रोजन को तोला है तो कार्बन से तोला है, ऑक्सीजन को तोला तो कार्बन से तोला है। तो कार्बन क्या है, अपना रूप चेंज नहीं कर रहा था, कहने का मतलब बदलाव नहीं आ रहे थे ज़्यादा। पहले ऑक्सीजन को लिया था लेकिन बदल रहे थे, इसलिए इसको लेके चले। ठीक है, इस तरबूज के 12 टुकड़े किए थे, 9th क्लास की बुक के अंदर है, तो समझ में आएगा। ऐसे 12 टुकड़े किए तो एक जने को कितना टुकड़ा मिलेगा बेटा, 1/12वां हिस्सा ही तो मिलेगा, है ना। 12 जने खाने वाले हैं, तो एक जने को 1/12 मिला, दूसरे वाले को 2/12 मिला, तीसरे को 3/12 मिला, ऐसे जुड़ते गए, प्लस होते गए, समझ में। तब ये 4 बना, फिर ये 5 बनेगा। खाने वाले 5 आएगा तो 5/12 हिस्से कर दिए उसके, 12/12। तो कुछ पोर्शन ये वाला, और नीचे हमेशा टोटल। समझ में आ गया। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 0.0215, लेकिन अपन को वैसे लिखना नहीं, तो 2.15 लिखेंगे × 10⁻⁻11 आ जाएगा। ये तो अगर कम ज़्यादा करोगे तो माइनस का 9 आएगा, लेकिन इधर भी तो पॉइंट में आएगा ना, क्योंकि ये देखो, ये छोटा डिजिट है 1.25, और नीचे 58 ज़्यादा है, तो 0 इसको देंगे, कोई इसको लेगा। समझ में आ रहा है। ये कैलकुलेशन तुम्हें करनी है, ये तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, ईजी है इसलिए। लेकिन ये पोर्शन आएगा, फ्रैक्शन, इतना अंश आएगा, इतना अंश, समझा। कर लोगे काटा पिटी। 1.25 के अंदर डिवाइड करना है, किसका, 58 का। तो 58 में 2 0 और ऐड होंगे कि नहीं होंगे, ये पॉइंट कट के नीचे कितना आ जाएगा, 100, और नीचे कितना है, ऑलरेडी 10 की पावर 22 है ही, और ऊपर कितना है, 10 की पावर 13 है। अब नीचे कितनी होगी, 10 की पावर 24 हो गई, ये दोनों जुड़ के ये हट गया। अब ये 24 ऊपर चला गया, तो माइनस का 24 बन गया। ये लो, अब तो कर लोगे, 125 में 58 का भाग दे दोगे तो कितना आएगा, 2.15। हर चीज़ बतानी होती है सर, हर चीज़ बताओ, करके दिखाओ। अब तो -11 बचेगा, 13 10 23 24, इतना फ्रैक्शन अंश। समझ में आ गया। इजी था, कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसे फर्जी क्वेश्चन आते नहीं है, बेकार टाइप के क्वेश्चन, मज़ा नहीं, मज़ेदार नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर 2 आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ एग्जैक्टली द सेम मास। आइडेंटिकल का आ जाता है नाम, तो इसका मतलब ये समझा करो, बिल्कुल हर रूप भी सेम है, नेचर भी सेम है, हर चीज़ सेम ही है। वन ऑफ देम इज गिवन सम नेगेटिव चार्ज एंड अदर इज चार्ज पॉजिटिवली बाय द सेम अमाउंट। अब एक को नेगेटिव दे दिया, एक को पॉजिटिव। विल देयर बी एनी डिफरेंस इन द मासेस ऑफ स्फीयर आफ्टर चार्जिंग, इफ यस व्हाई।
ठीक बराबर द्रव्यमान के सर्वसम धातु के दो गोले लिए गए हैं, एक को Q ऋणावेश तथा दूसरे को उतने ही धनावेश आवेशित किया। क्या दोनों गोलों के द्रव्यमान कोई अंतर आएगा? आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? देखो एक ये है गोला, एक ये गोला है, समान दे दिए, एक को प्लस बना दिया, एक को माइनस बना दिया। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन आया है और प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इधर आया, तभी तो मतलब हुआ। प्लस कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन रवाना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, है ना। अब देखो चार्ज तो इलेक्ट्रॉन का सेम होता है, प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का। ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं। चार्ज तो सेम होता है, आवेश तो समान होता है, लेकिन द्रव्यमान, भार यानी मास, वो क्या होगा? मास तो जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास आया है उसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा मास, और इसका मास क्या होगा? कम होगा द्रव्यमान। तो यही तो लिखना है। द मेटेलिक स्फीयर विच गेट नेगेटिवली चार्ज्ड, जो नेगेटिवली चार्ज होगा ये वाला, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, गेन्स इलेक्ट्रॉन, उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, हेंस इट मासेस इंक्रीजेस। द मेटेलिक स्फीयर विच गेट पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, लूजेस इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागना, एंड हेंस इट मास डिक्रीजेस। धातु का जो बोला ऋणावेशित, उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, हाँ धनावेशित उसने, सॉरी ऋणावेशित ये वाला, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, हाँ तभी तो ऋणावेशित हुआ, इलेक्ट्रॉन आया, फलस्वरूप उसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी तथा धातु का वह वाला जो धनावेशित है, ये वाला धनावेशित जो है ये वाला, उसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, फलस्वरूप उसके द्रव्यमान में कमी आएगी, उसका द्रव्यमान कम होगा। वो बोल रहा कुछ फर्क है इन दोनों में? हाँ है। क्या फर्क है? ये द्रव्यमान का। 18th देखो, बस यही लिखना था इसमें, इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी। ऑन मूविंग अवे फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिक्रीजेज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जब दूर जाते हैं तो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। द सेम इज ट्रू फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए भी यही है। डज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बोथ दीज केसेस डिक्रीज एट द सेम रेट। एक बिंदु आवेश से दूर जाने पर आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र घटता है, हाँ ठीक है, बिल्कुल। विद्युत क्षेत्र को वैसे समझो जैसे पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण समझते हो। ये पृथ्वी है, इस पर थोड़ा दूर इतने चले गए, ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है मेरी, ये घूम रही है यहाँ पे, चक्कर लगा रही है, ठीक है ना। इस पर गुरुत्वाकर्षण कम है और हो सकता है एक पॉइंट ऐसा आ जाए कि ये पृथ्वी से दूर ही चली जाए पूरी। क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू क्या हो रही थी? कम हो रही थी। वैसे ही क्या है, ये चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वाला है अगर चार्ज, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दूर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आते आते कम हो गया इसका, हाँ ठीक। लेकिन ये कह रहा है कि सेम रेट से कम होता है क्या डाइपोल में और ये सब में। तो देखते हैं, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज जो होता है ना, धनावेशित आवेश, धनावेश, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? हमने पढ़ा है KQ/R², ठीक है। ये तो धनावेश से प्लस, ये बाहर की ओर तीर रेडियली आउटवर्ड। अब बात करते हैं डाइपोल की। डाइपोल क्या होता है? -Q + Q और दूरी होनी चाहिए 2a, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बहुत कम दूरी होनी चाहिए। इस पे एक तो निरक्ष पे निकलता था, एक्सिस पे निकलता था, निरक्ष अक्ष पे निकलता था, एक्सिस पे जो इधर होता था इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, पढ़ा हुआ है। एक निकलता था इन दोनों को बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे, इक्वाटोरियल। ई क्या निकलता था? इक्वाटोरियल, यानी निरक्ष पे निकलता था। इनके फॉर्मूले मालूम है? तो अक्ष वाले का क्या फॉर्मूला होगा? 2kp, डाइपोल है तो छोटा p अपॉन r³। निरक्ष का क्या होता था? 2 नहीं, k नहीं, ओनली k, सॉरी, kp आधा हो जाता था उसका निरक्ष में, r³। अब इन दोनों में फ़र्क देखो बेटा, एक तो ये है और एक ये है। अगर हम देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और दूरी के बीच में r² आ रहा है, और इनमें देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और दूरी के बीच में r³ आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? यही तो पूछा उसने हमें कि डिक्रीज जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सेम रेट से होता है? समान दर से विद्युत क्षेत्र घटता है, तो क्या लिखोगे? नहीं, समान रेट से नहीं घटता। लिखो इंग्लिश वाले, नो, इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट डिक्रीज, भूल गया शायद मैंने लिखा नहीं, एट द सेम रेट, ठीक है। पहली चीज तो ये लिखनी, हिंदी वाले भी लिख लेना, नहीं, विद्युत क्षेत्र
समान रूप से नहीं घटता या समान दर से नहीं घटता, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हमें लिखनी है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस will be greater in case of dipole. विद्युत क्षेत्र, हिंदी वाले दूसरा पॉइंट, विद्युत क्षेत्र अधिक दर से घटेगा अगर द्विध्रुव है तो। यहां पहले लिख देना कि द्विध्रुव में विद्युत क्षेत्र अधिक दर से घटेगा, ये चीज लिखनी है। ये साफ दिख रहा है यहां पे ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें 19th। कह रहा है यूज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज टू आइडेंटिफाई एलिमेंट एक्स इन फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का नियम उपयोग करके बताना है कि ये x जो है ये क्या है। मैं बता देता हूँ, इजी सा कुछ भी नहीं है। पहले देखो 1H1 लिखा हुआ है, इधर प्लस, इधर है 4B9 है, और इधर नीचे 0 है, इधर 1 है और प्लस। अब देखो बेटा, कंजर्वेशन ये बोलता है कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद में समान होनी चाहिए आवेश। आवेश नीचे वाले देखते हैं, बस नीचे वाले को देखना है, यहाँ बॉटम वाले को, ठीक है ना। तो 4 1 कितना होते हैं 5। यहाँ तो नीचे 0 है, वरना अगर कुछ होता तो इसको भी 4 1 5 जोड़ना है। 5 किसका होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। बोरोन का होता है, दे दो बोरोन, चलो 5 कर दो इधर। अच्छा, ये जुड़ के कितने हो जाएंगे? 9 और 1 10। 10 अगर मान लो यहाँ आ जाते हैं, लेकिन एक तो वो लेके बैठा हुआ है, तो 10 में से 1 घट गया तो कितना बचा? 9, 5 9 बैठ गए। बोरोन है आंसर, है ये आंसर। खाली ये भी लिख सकते हो इतना सा, और ये पूरी इक्वेशन भी लिख सकते हो ऐसे बना के, अच्छा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो C6, खुद भी करते जाओ साथ साथ में, क्या दिक्कत है, और बता दो फटाक से, सटाक। नीचे वालों को जोड़ो, आवेशों को। 4 1 7, 7 किसका होता है? नाइट्रोजन का। नाम आती पता चल जाता है। 12 और 1 13, 13 ये लो, और कोई है ही नहीं। अगर प्लस में कुछ और होता तो और ये हो गया। अच्छा, नाइट्रोजन का ये 13 क्यों? वो सब पढ़े तुमने, समस्थानिक, समभारिक, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, कुछ ऐसे होते हैं जिनके नीचे सेम होते हैं, क्या बोलते हैं ना, एटॉमिक नंबर, लेकिन एटॉमिक मास चेंज होते हैं। परमाणु संख्या क्रमांक समान होती है, तो परमाणु भार अलग अलग होता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके परमाणु भार बराबर होते हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन का हमेशा आप सोचते होंगे यहाँ पे 14 आता है, तो ज़रूरी नहीं 14, 13 भी आ सकता है। कार्बन में देखो 12 भी आता था, कार्बन में 13 भी आता है ना, कार्बन में 14 भी आता है, ऐसे। तो ये क्या बन जाते हैं? आइसोटॉप्स, आइसोबार्स बन जाते हैं, समस्थानिक, समभारिक वगैरह। छोटी 11th क्लास में, या हाँ 9th क्लास में भी था, ठीक है। अगला देखो, सबसे पहले इसको सही करो। यहाँ नाइट्रोजन का 8 हो ही नहीं सकता। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। बुक में गलती है, ठीक है। ये 7 करो। कैसे करोगे? N15, ये देखो अब N में 15 आ गया, यहाँ पे 13 नहीं था, अब N में यहाँ 15 आ गया, दिख रहा है? ये 13 है N में, ये 15 आ गया। 7 + 1H1, जिसमें से 2 तो हीलियम का ले गया, तो 7 और 1 कितने होते हैं? 8। 8 में से 2 चले गए, 8 - 2, क्योंकि वो इधर ही तो है, इधर वाला 2 इधर ले गए, तो 6 बचा। 6 किसका होता है? कार्बन का, ये लो। 15 और 1 कितना होता है? 16। द्रव्यमान, परमाणु भार की बात कर रहे हैं, एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं। 15 1 16 होते हैं, और 16 में से 4 ये ले गया, 16 - 4 कितने बचे? 12। 12 दे दो, 6 कार्बन 12, ये हो गया। कुछ भी नहीं, ईजी सी है। तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को यूज़ करना है, आवेश संरक्षण का नियम उपयोग करके बताना है। आवेश कहीं भी नहीं जाता, ट्रांसफ़र हो सकता है, स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है ना। ये 7 में से ये 6 ही हो गया, ये 1 का इधर 2 आ गया, लेकिन ये अभी भी 7 और 1 8 है, ये भी 6 और 2 8 है। ये 12 और 4 16 है, ये भी 16 है। ये 6 और 1 7 है, ये रहा 7। ये 12 और 1 13 है, 13 कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20th क्वेश्चन। अ चार्ज पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इज दिस ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। एक आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र है,
क्या ये सदैव विद्युत बल रेखा के अनुदिश गति करेगा? विद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसी होती हैं, ऐसी भी होती हैं और ऐसी भी होती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। कह रहा है ये चार्ज जो है हमेशा, बस जो लिखा है वही लिखना है, कुछ भी नहीं करना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट शो द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। विद्युत क्षेत्र रेखा आवेशित कण का पाथ नहीं बताती है, कभी पथ नहीं बताती है आवेशित कण का। आवेश इस रास्ते पर चल भी सकता है और नहीं भी चले, कोई जरूरी नहीं। एक आवेशित कण एक क्षेत्र रेखा का अनुदिश तभी चलेगा जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं सरल रेखीय हों, ये वाली। A charged particle move along the field lines when the field lines are in linear motion या ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है, लीनियर को ट्रांसलेटरी भी बोलते हैं। अगर ये वाली रेखा है, सीधी रेखा है लीनियर, तब चार्ज इसके साथ चलेगा, क्योंकि कुछ टेंजेंट बनेगी नहीं, तभी तो है ना। इसकी टेंजेंट बनेगी तो इसी लाइन में बनेगी, इस पर भी टेंजेंट बनेगी तो इसी लाइन पे बनेगी। इसमें टेंजेंट ऐसे जाएगी, इसमें टेंजेंट ऐसे जाएगी, इसमें टेंजेंट ऐसे जाएगी, फिर इस और नीचे होता जाएगा ये ऐसे, तो टेंजेंट नीचे की तरफ चली गई। स्पर्श रेखा कहने का मतलब ये है। तो चार्ज पार्टिकल कभी भी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो चार्ज पार्टिकल कभी भी पथ नहीं बताती हैं। कोई आवेश उस पर चलेगा तभी जब क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सरल रेखीय हों, आर इन लीनियर मोशन। अगर ये हैं तो चलेगा, इसमें है तो नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं है कि चार्ज पार्टिकल हमेशा उसी का ही रास्ता फॉलो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। जैसे सड़कें होती है हमारी, ज़रूरी थोड़ी हम लोग सड़कों पे ही चलते हैं, है ना। किसी को देखा है कच्चे रास्ते पे भी चलते हुए देखा है ना, बस वो चीज़ है। तो आई होप कि समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। और जितने भी ये सब लिखे हुए हैं इतना ही लिखना है, एक अक्षर भी ज़्यादा नहीं लिखना है, और इट इज़ गुड इनफ जितना ये लिखा हुआ है। हिंदी वाले हिंदी के हिसाब से लिख लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश के हिसाब से लिख लेना। पूरे 20 क्वेश्चन हो गए हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस थे, तो इतने लिखने हैं। किसी में थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ हो तो समझाने के लिए लिखा हुआ था, एक आध लाइन कम कर दो तो भी कोई इश्यू नहीं है। तो बस पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं, मेहनत करते रहो। मिलते हैं जल्दी दूसरे किसी वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू।